हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस नए लेक्चर में हम फॉस्फोरस साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। हम बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से कि अभी हम और भी कई साइकिल्स हैं, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, हमारी कार्बन साइकिल, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। उनको आप पहले जाकर देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी फॉस्फोरस साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस जो होता है वो एक एसेंशियल एलिमेंट होता है जो कि वाटर, सॉइल और सेडिमेंट्स में प्रेजेंट रहता है। ये इकोसिस्टम में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ को लिमिट कर सकती है। अब एटमॉस्फेयर में जो होता है वो फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए एक सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है और इसलिए इस साइकिल को एंडोजेनिक साइकिल भी बोलते हैं। अब फॉस्फोरस की अगर हम इम्पॉर्टेंस देख लें कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसकी साइकिलिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लांट की डेवलपमेंट जैसे कि रूट की ग्रोथ, फ्लावर, फ्रूट प्रोडक्शन और ओवरऑल जो प्लांट की हेल्थ है उसमें फॉस्फोरस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, एनिमल डेवलपमेंट में, एनिमल की भी डेवलपमेंट में जैसे कि बोन्स की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में फॉस्फोरस का बड़ा रोल होता है। और ह्यूमन की बॉडी में देखिए फॉस्फोरस जो है डीएनए में बहुत इंपॉर्टेंट एक कंस्टिट्यूएंट है डीएनए का, और हमारे सेल के जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें भी होता है फॉस्फोरस। अब ह्यूमन हेल्थ में, ह्यूमन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोन की हेल्थ के लिए, नर्व फंक्शन में काम आता है और भी कई सारे बॉडीली प्रोसेसेस होते हैं जिसमें फॉस्फोरस काम में आता है। फिर हमारा हो गया एनर्जी स्टोरेज का फंक्शन। अब एनर्जी स्टोरेज में फॉस्फोरस का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है, एनर्जी की स्टोरेज में और एनर्जी की ट्रांसफ़र में। और साथ ही साथ जो एटीपी होता है हमारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी प्रोडक्शन में भी फॉस्फोरस एक अहम भूमिका निभाता है। अब फॉस्फोरस साइकिल की बात कर लें। फॉस्फोरस साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फॉस्फोरस अर्थ के लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट से होकर गुजरता है। अब एटमॉस्फेयर में हमने पहले ही बात की थी कि एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ हम अर्थ पे रहने वाले लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एलिमेंट्स जिनमें फॉस्फोरस साइकिल हो रहा है वही स्टडी करने वाले हैं। अब फॉस्फोरस एक वाइटल न्यूट्रिएंट तो है, लेकिन नेचर में जो इसका अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही स्कार्स है और ज़्यादातर ये ऑर्थोफॉस्फेट्स के फॉर्म में यानी कि PO4 3- के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये जो इसकी कमी है, जो स्कार्सिटी है, ये फॉस्फोरस साइकिल को क्रूशियल बना देती है एनवायरनमेंट में। अब साइकिल ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉस्फोरस स्टोर्ड कहाँ होता है? कार्बन के जस्ट उलट जो फॉस्फोरस होता है वो प्राइमरीली रॉक्स में जो होता है वो स्टोर्ड होता है। अब रॉक्स जो हैं वो बनने में हमें बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। हमने अपने पहले के लेक्चर्स में भी पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, तो बहुत ही ज़्यादा साल लग जाते हैं। और रॉक्स में जो फॉस्फोरस होता है वो ऐसे ही नहीं, एक मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला ये है, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो कि इसी फॉर्म में ही सॉइल में भी ये मेनली पाया जाता है। अब फॉस्फोरस रिलीज़ कैसे होगा? रॉक्स में है, सॉइल में है, तो समय के साथ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, रॉक्स को ये सारी प्रोसेसेस तोड़ती हैं और रॉक्स में फॉस्फेट आयंस हैं वो भी उनके साथ टूट करके निकलते हैं सॉइल में और वाटर बॉडीज़ में, ये जाके रिलीज़ हो जाते हैं। अब ज़्यादातर जो फॉस्फोरस है इसमें से वो ओशियंस में चला जाता है और ओशियंस में जाके जो डीप लेयर्स होती हैं, डीप सेडिमेंट्स होते हैं, उसमें जाके बरी हो जाता है। यहाँ पर रोल आता है मैराइन ऑर्गेनिजम्स का। ओशियंस में जहाँ डीप सेडिमेंट्स में वो सेटल हो गया है, तो मैराइन ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि सेडिमेंट्स में से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको वापस से साइकिल में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो सी से लैंड तक की साइकिलिंग है फॉस्फोरस की वो बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि जो फिशेस वगैरह होती हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको रिमूव कर लिया जाता है फूड और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, तो ये काम नहीं कर पाती हैं कि फॉस्फोरस को फिर से इंट्रोड्यूस करें साइकिल में। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है सी से लैंड में फॉस्फोरस की साइकिलिंग। अब फॉस्फोरस हमने देखा रिलीज़ हो गया, स्टोर्ड कहाँ था, फिर रिलीज़ हुआ, उसके बाद फॉस्फोरस फूड चेन में कैसे पहुँचा? सबसे पहले प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फेट आयन सॉइल में से। सॉइल में जो फॉस्फेट आयंस रिलीज़ होकर आया उसको प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया।
फिर प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं हमारे एनिमल्स, और एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी में फॉस्फोरस को एसिमिलेट कर देते हैं। एसिमिलेशन फॉस्फोरस का किस किस फॉर्म में होता है, बोन्स के फॉर्म में होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के फॉर्म में होता है, और मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा एटीपी, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब के फॉर्म में फॉस्फोरस का एक एनिमल की बॉडी में क्या हो जाता है, एसिमिलेशन। उसके बाद अब फॉस्फोरस पहुंच गया हमारी फूड चेन में, प्लांट्स और एनिमल्स में आ गया। अब वापस से ये इन्वायरमेंट में कैसे जाएगा, तो सारी ही एटमॉस्फेरिक साइकिल की तरह इसमें भी जब प्लांट्स और एनिमल्स मरेंगे, जब उनकी डेथ होगी, डिके होगा, तो फॉस्फोरस वापस से इन्वायरमेंट में आ जाता है। सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि एनिमल्स और प्लांट जो डेड हो चुके हैं उनके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस निकलता है वापस से, और प्लांट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ के बाद जो डिके हो रहा है, फिर उसमें से जो फॉस्फोरस निकल रहा है, उसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, जिससे कि ऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिला था, उसको बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। अब यही थी हमारी फॉस्फोरस साइकिल। अब फॉस्फोरस साइकिल थोड़ी सी अनइवन होती है, मतलब जितना मूवमेंट इन्वायरमेंट से लिविंग बींग्स में है, उतना ही लिविंग बींग से इन्वायरमेंट में नहीं हो रहा होता है, और वाइस वर्सा। क्यों, उसके दो रीज़न्स हैं, दो मेन रीज़न्स हैं। फॉस्फोरस पहला तो क्या है कि लॉक्ड अप हो जाता है। अब सारा फॉस्फोरस हमने साइकिल किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो सारा का सारा वापस नहीं आता, क्योंकि वो बोन्स में ट्रैप हो जाता है, ऑर्गेनिक डेट्रिटस में ट्रैप हो जाता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होते हैं सेडिमेंट में, उनमें भी ट्रैप हो जाता है। अब कहीं कहीं पे दूसरा रीज़न क्या है, कहीं कहीं पे फॉस्फोरस की अपटेक और रिलीज़ में इम्बैलेंस होता है। जैसे कि लेक्स में अगर हम देखें तो फॉस्फोरस की जो अपटेक है वो उसकी रिलीज़ से ज़्यादा फास्ट है, तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन में एक इम्बैलेंस साइकिल में क्रिएट होता है। अब इसको हम बेहतर समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देखिए एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, डेथ डिके होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक फॉस्फोरस रिलीज़ होता है। ऑर्गेनिक फॉस्फोरस मिनरलाइजेशन के प्रोसेस से इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है, और ये सॉइल में है हमारी। अब ये सॉइल से प्लांट्स फिर से अपटेक करते हैं, फिर से यही प्रोसेस यहाँ होता है। उसके बाद क्या होता है, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन से भी कभी कभी जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है वो आता है हमारे सॉइल में। मिनरल फर्टिलाइज़र अगर यूज़ कर रहे हैं वहाँ से भी आता है। उसके बाद डिजॉर्प्शन अगर हम करते हैं मिनरल सरफेसेस का, जिसमें कि प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस, तब भी हमें ये मिल जाता है। और अगर इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का एड्जॉर्प्शन करेंगे मिनरल सरफेसेस पे, वापस से वहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं साइकिल में पूरा ये फॉस्फोरस जो है हमारा साइकिल होता है। अब ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट है फॉस्फोरस साइकिल में। अब ह्यूमंस जो हैं उन्होंने फॉस्फोरस साइकिल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रखा है। कैसे, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करके, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, जिससे कि क्या होता है कि वो लीच करके वाटर बॉडीज़ में पहुंचता है और यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम्स जैसी समस्या पैदा हो जाती है। दूसरा क्या है, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो माइनिंग जब करेंगे उसमें फॉस्फेट रॉक्स होंगी, तो उसमें से भी फॉस्फेट रिलीज़ होगा। अब डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, प्लांट्स में, ट्रीज़ में जो फॉस्फोरस लॉक्ड अप है वो भी बाहर आ जाएगा, जिससे कि नेचुरल साइकिल डिसरप्ट होती है। फिर सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, फॉस्फेटिक केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जब उनका रिलीज़ होता है तो पोल्यूशन होता है फॉस्फेट का, जिससे कि नेचुरल साइकिल डिसरप्ट हो जाती है। अब अगर डिसरप्टेड फॉस्फोरस साइकिल है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होगा हमारा यूट्रोफिकेशन। पहले भी हमने पढ़ा है, इसको और डिटेल में हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे चलकर, बट यहाँ समझ लेते हैं यूट्रोफिकेशन क्या होता है। एक इनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होती है वाटर बॉडीज़ में। न्यूट्रिएंट यानी कि एक तो फॉस्फोरस, एक तो नाइट्रोजन, ठीक है, इन दोनों का इनरिचमेंट हो जाता है वाटर बॉडीज़ में। अब क्या होता है, इसकी वजह से एल्गी जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को
खाते हैं, कंज्यूम करते हैं और बहुत ग्रो कर जाते हैं उस वाटर बॉडी में। अब जब एल्गी जो हैं वो ग्रो करेंगे तो क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन धीरे धीरे वाटर बॉडी में से ख़त्म होने लगती है और उस वाटर बॉडी में जितनी भी एक्वाटिक लाइफ होती है वो हार्म होती है और किसी किसी केस में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये यूट्रोफिकेशन हो जाता है। फिर वाटर पोल्यूशन होता है और फॉस्फोरस, जाहिर सी बात है, अगर वाटर बॉडीज़ में है प्रेजेंट तो ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम उसको, फ़िश ने अगर एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर तो हम फ़िश को जब खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाएगा। सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। अगर हम सॉइल में एक्सेस फॉस्फोरस डालते हैं तो सॉइल डिग्रेड होएगी, उसकी फर्टिलिटी इन्हांस होने की जगह रिड्यूस हो जाएगी और इरोजन प्रोन हो जाएगी वो सॉइल। अब इसका हम मैनेजमेंट और कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? फर्टिलाइज़र का जो हम गलत कर रहे थे जो चीज़ें, उन्हीं को सही कर दें। फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम कर दें, एग्रीकल्चर में जितना ज़रूरी हो उतना ही करें और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने की कोशिश करें। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो करें हम, कि पानी में जो सीवेज निकल रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, पहले उसको ट्रीट किया जाए ताकि फॉस्फोरस और उसके साथ साथ जो अदर पोल्यूटेंट्स हैं सीवेज में वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद लैंड का सस्टेनेबल यूज़ करें, जैसे कि सस्टेनेबल यूज़ यानी कि रिफॉरेस्टेशन करें, जिससे कि फॉस्फोरस और लॉक्ड अप हो जाए जो एक्सेस आ गया है, और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करें। उसके बाद फॉस्फोरस को रिसाइकिल करें। वेस्ट मटेरियल जो हैं, सीवेज स्लज हो गया, एनिमल मैन्योर हो गया, उसमें से फॉस्फोरस को रिसाइकिल करके फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो है उनकी डिमांड को कम किया जा सकता है। तो आज हमने फॉस्फोरस साइकिल को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस लेक्चर को तो लाइक करिए ही, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी चैनल पे विज़िट करके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको बहुत यूज़फुल इस पे लेक्चर्स मिल जाएंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और आगे ही इतने ही यूज़फुल लेक्चर्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।